बता देते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि अपने पास में जैसे कि मान लो 3 फोर्स आ जाए और उनके 2 तरीके, या तो कंपोनेंट कर लो, वो तो अपना मेन तरीका है ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपोनेंट भी ना करो तो एक चीज़ होती है, जैसे मान लो ये F1 है और ये क्या है बेटा F2 है, और ये है ना बेटा F3 है। ऐसे 3 फोर्स लग रहे हैं, मान लो कितने लग रहे हैं बेटा 3 फोर्स। मान लो F1 के सामने ये एंगल θ1 है, F2 के सामने ये एंगल θ2 है, और F3 के सामने ये एंगल θ3। बताओ कितने एंगल हो गए बेटा? 3 एंगल हो गए, ठीक है। यहां पर इसको सॉल्व करने के हम यूज कर लेते हैं लांबी थ्योरम होता है एक। क्या होता है बेटा? लांबी थ्योरम होता है। क्या होता है लांबी थ्योरम? सुनो, हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक फोर्स ले लो, जैसे कि ये F1 फोर्स ले लिया। क्या ले लिया बेटा? F1। बताओ इसके जस्ट सामने एंगल क्या है? θ1। तो यहां लिख दो आप साइन θ1, फिर लगा दो इक्वल का साइन। दूसरा फोर्स ले लो, से दैट F2, ठीक है। अब बताओ F2 के जस्ट सामने क्या है? एंगल θ2। तो यहाँ क्या जाएगा? साइन θ2। इसी प्रकार से यहाँ क्या कर सकते हो? F3, और F3 के सामने एंगल क्या है? θ3, तो साइन θ3। इसको बोलते हैं हम लांबी थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? लांबी थ्योरम। अब एक बात देखो, इसमें एक तरह से 6 चीज़ें आ गई। कितनी आ गई? 6। वो आपको क्या करेगा? 3 देगा, 1 पूछेगा। अब 3 देगा, 1 पूछेगा। मान लो वो F1 दे दिया, F2 दे दिया, θ1 दे दिया, θ2 पूछ लिया। आप ये वाला पोर्शन केवल यूज कर लो। अरे क्योंकि आपस में इक्वल है ना, तो ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, और ये दोनों भी क्या है? इक्वल। तो आप वहाँ एग्जाम में देखो कि आपको गिवन क्या क्या है और निकालना क्या है, तो आप इसको आराम से भी सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या है, एक तो एंगल पता होना चाहिए और एक फोर्स पता होना चाहिए। एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसे भी है, यहाँ yx बनाओ, यहाँ क्या बनाओ? xx। F1 के कंपोनेंट करो, F2 के कंपोनेंट करो, अलोंग टू x एक्सिस इक्वेशन बना दो, अलोंग टू y एक्सिस इक्वेशन बना दो, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। बोलो ना यार, आराम से कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जाम्पल 28 क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है? 28 ये बोल रहा है बेटा हमारे को 3 फोर्स दे रखे हैं। कितने फोर्स दे रखे हैं? 3। देखना आप प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से हमें दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लटका रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये 5 kg का है। बताओ कितने का है? 5 kg का। बोल रहा है कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल कितना है? 30 डिग्री, एक एंगल कितना है? 60 डिग्री। बोल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, 1 2 3 स्ट्रिंग है, इनमें आप टेंशन बताओ, T1 T2 T3 बताओ, ठीक है। आप ये मानो कि हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। बताओ किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? इस पॉइंट के। तो मैं अगर यहाँ पे FBD बनाऊंगा तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा बेटा? शो करना पड़ेगा। बताओ क्या शो करना पड़ेगा? टेंशन की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखो आप। पहला, क्या ग्रेविटी नहीं लगेगी क्योंकि पॉइंट है। अरे मास थोड़ी है, क्योंकि सारी स्ट्रिंग क्या है? मासलेस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा। मतलब कुल मिला के पॉइंट है तो आप भी देखो कुछ ही नहीं लगेगा टेंशन के सिवाय। तो बताओ यहाँ जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये वाला पॉइंट है। तो बताओ यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगी? T1, ये T2 और ये T3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यार? बोलो ना यार। अब बताओ सुनो, चूंकि इसको यहाँ से पकड़ रखा है, यहाँ से पकड़ रखा है, तो हर जगह टेंशन क्या होगी? अलग अलग होगी। मैंने आपको बता रखा है बेटा। हमारे लिए एक तरह से कितनी स्ट्रिंग हो गई है? 3। कितनी हो गई? 3। बताओ क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि साहब आप है ना T1 T2 और T3 बताओ। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। आप ये समझो बेटा, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं, ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना है? 60। तो बताओ यहाँ ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है? ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 180 में से 60 माइनस करो, 120। 120 में से आप 30 माइनस करो, 90। बोलो ना यार। तो बताओ ये एंगल कितना हो गया यहाँ पर अपने पास में? 90 हो गया। बताओ बात समझ में आ गई? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये एक्स एक्स बना दूं यहाँ पर, तो बताओ ये वाला एंगल कितना है? 90। बताओ ये वाला एंगल कितना है? 90। बोलो ना यार। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। पूछो क्यों? जेड शेप। अरे यार जेड शेप हो गई ना, जेड शेप हो गई तो ये क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल।
तो बताओ ये कितना हो जाएगा 60। यार बोलो यार, किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या या नहीं आ रहा? देखो ना, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पॉइंट लेता हूँ और इधर मेरे पास है T1 और प्यारे बच्चों इधर मेरे पास क्या है T2 और इधर मेरे पास क्या है T3। ये वाला जो एंगल है ये है 90। बोलो ना यार, ये वाला जो एंगल है ना, अब बताओ ये तो 30 था और ये कितना है 90, तो बताओ T2 और T3 के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया 120। देख लो यार, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 90 और 60, अरे ये हो जाएगा ना भाई 90 और 60 150। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? क्लियर है? अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, लामी थ्योरम लग सकता है, क्योंकि हमारे पास में 3 ही तो फोर्स है और 3 क्या है एंगल है, मतलब तीनों फोर्स एंगल को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हम कैसे लगाएंगे, ये T1 के जस्ट सामने क्या हो जाएगा sin 120। बोल दो यार। इसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा T2 और T2 के जस्ट सामने क्या हो जाएगा sin 150 और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा T3 के सामने क्या हो जाएगा sin 90। बोल दो यार बच्चों। अब एक काम करो, आप यहाँ से T1 T2 T3 निकालने के लिए कैसे निकालोगे मैं आपको बताऊँ, फिलहाल संभव नहीं है। पूछो क्यों? मान लो आपने दोनों भी ले लिया तो आपको sin 120 पता है, आपको sin 150 पता है, सर नहीं पता, मैंने बताया था 180 की टेबल। अरे याद करो ना आप, तो आपको ध्यान होगा, आप आराम से इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ ही नहीं करना, जो 90 वाला है ना उसको छोड़ना है और वापस ऐसे कैसे वैल्यू जो है लिखना है 90 से पीछे की तरफ जाके। मैं टेबल बता रखा है ना बेटा आपको, तो सुनो। सर sin 120 की वैल्यू हमें पता है, सर sin 150 की वैल्यू हमें पता है। बोलो ना यार, सर इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, लेकिन अब अगर हम इन दोनों को ले लेंगे तो T1 और T2 क्या हो गए अननोन। कैसे निकालेंगे सर? नहीं निकल सकते। इसी प्रकार से ये दोनों ले लेंगे तो T2 T3 क्या हो गए अननोन। इसी प्रकार से ये दोनों ले लेंगे तो T1 और T3 क्या हो गए अननोन। प्यारे बच्चों एक बात बताऊं, आप सोल्व तो कर सकते हो इसको, क्या कर सकते हो सॉल्व। कैसे करोगे सुनो, आप इन दोनों को लो एक इक्वेशन, आप इन दोनों को लो 2 इक्वेशन, आप इन दोनों को लो कितने इक्वेशन 3। बताओ इक्वेशन कितनी 3, वेरिएबल कितने 2। बताओ सॉल्व, सॉरी वेरिएबल कितने 3, इक्वेशन कितनी 3, सॉल्व हो जाएगी लेकिन कठिन पड़ेगी। सर आसान बना दो ना, बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अब आप देखो बेटा ये T3 है, बताओ ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है, 5 kg भी तो है हमारे पास में। चलो 5 kg की स्टडी कर ली जाए। अरे यार पैटर्न टू पैटर्न समझ में आ रहा है ना। 5 kg में नीचे क्या लग जाएगा mg, m कितना 5, g कितना 10। बोलो ना यार। और अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट T3, अब बताओ ये रेस्ट में है तो T3 किसके इक्वल हो जाएगा 50। अरे यार बोलो ना यार, बताओ T3 की तो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 50। अब बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, T1 sin 120, T2 sin 150 और ये क्या हो जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 1। क्या बात करते हो? अब देखो प्यारे बच्चों, अब एक काम करो, इसको और इसको बराबर कर दो और इसको और इसको क्या कर दो बराबर। तो बताओ इसको और इसको बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा T1 और ये क्या हो जाएगा sin 120, ये T1 sin 120 और इधर क्या हो जाएगा ये 50। बोलो ना यार। इसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा बेटा T2 और ये क्या हो जाएगा बताओ sin 150 और इधर कितना हो जाएगा बेटा 50। देखो आप बताओ समझ में आया है कि नहीं आया आपके? बोलो ना यार। अब बताओ बेटा यहाँ से T1 और T2 निकल जाएगा, निकल गया ना। T1 कितना आ गया बोलो बेटा, T1 आ गया 50 और ये क्या हो जाएगा sin 120 और T2 कितना आ गया 50 और इधर कितना गया sin 150। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आसान है ना बेटा। T3 को यहाँ वैल्यू रख देंगे तो उससे कितना आसान बन गया। बताओ ये लामी थ्योरम के बेस पे भी समझ में आ गया ना बेटा। अच्छा दूसरा तरीका बताओ क्या था, सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड जिसको अब सर हमें क्या पता लामी, वैसे एक बात बताओ बेटा, अगर 3 फोर्स कभी भी ऐसे आ जाए ना, लेकिन ये जरूर है इसके लिए लामी थ्योरम के लिए एक कंडीशन है कि तीन ही फोर्स होनी चाहिए जो एंगल को बांटे। मतलब 360 डिग्री का जो टोटल एंगल होता है उसको टोटल मिला के कितने फोर्स बांटनी चाहिए 3 फोर्स। अगर उनको 4 फोर्स बांट रहे हैं तो लामी थ्योरम नहीं लगेगा, उनको 2 फोर्स बांट रहे हैं तो लामी थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था इसमें, देखो प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका ये था, आप देखना, क्योंकि मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी है आप लामी थ्योरम ही आपके दिमाग में आए, कोई बात नहीं, मेन मेथड हमारे पास में। देखो ये 5 kg, बताओ बेटा ये एंगल कितना था 30, बताओ ये एंगल कितना था 60। अरे बोलो ना यार।
अब बताओ इसकी बात करें तो ये कितना था T1, ये कितना था T2 और ये कितना था T3। ठीक है, अब हमारे पास में T3 तो अलोंग टू वाई एक्सेस है, लेकिन T1 ना अलोंग टू क्या है वाई एक्सेस, ना अलोंग टू क्या है जेड एक्सेस। बोला ना यार बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ये तो क्या हो गया एक्स एक्सेस, बताओ क्या हो गया एक्स एक्सेस, और इधर देखो ये क्या हो गया बेटा वाई एक्सेस, बताओ क्या। अब बताओ ये एंगल कितना है 60, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 60। बताओ T1 के कंपोनेंट करो, तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वहाँ क्या जाएगा T1, बोलो ना यार cos 60। यार बताओ यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आसान है ना बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से देखो cos के 90 डिग्री पर यहाँ क्या लिखूंगा मैं T1 sin 60। बताओ यार, अब बताओ यहाँ T1 का कोई काम है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके क्या कर दिया हमने कंपोनेंट। इसी प्रकार से देखो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा 30 और इधर ये क्या है T2। तो बताओ जिसके साथ एंगल बन रहा है, एंगल इस लाइन के साथ बना रहा है ना, तो यहाँ क्या जाएगा बोलो T2 cos 30 और इसके 90 डिग्री पर क्या जाएगा बेटा, बोलो T2 sin 30। बोलो ना यार बेटा, ये बात समझ में। अब यहाँ पर एक बात समझो आप, यहाँ तो राबड़ा हो गया, लेकिन इधर देखो इधर क्या है T2, बोलो बेटा cos 30, बोल दो यार, और इधर क्या है T1 cos 60। बताओ क्लियर है। नीचे क्या लग रहा है बेटा T3, बताओ कितना लग रहा है T3। अब बताओ ऊपर कितना है T1 sin 60 प्लस T2 sin 30। बताओ ये चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ ऊपर लग रहा है T1 sin 60 प्लस T2 sin 30, नीचे कितना लग रहा है T3 और इधर क्या लग रहा है T1 cos 60 और इधर क्या लग रहा है T2 cos 30। बताओ ये पूरी बात समझ में आ गई क्या बेटा। अब इनको क्या कर दो, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स को क्या कर दो बैलेंस, लेकिन हाँ T3 को डायरेक्ट आप लिख दो 50, और वो कैसे इसको अलग से नहीं समझा रहा, ये इधर बताया था मैंने आपको ताकि आपका इजी रहे। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को क्या कर दो सेम, और लेफ्ट और राइट फोर्स को क्या कर दो सेम, वहां से इक्वेशन बनाओ और वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या बताओ दोनों चीज समझ में आ गई क्या बेटा, चाहे से आप लामी थ्योरम से करो, चाहे से आप इसको कंपोनेंट करके सॉल्व करो, कॉपी करो इसको। ठीक है बेटा, करो यार। एग्जाम्पल 29 की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि यहाँ एक ऐसा कुछ है सरफेस है और यहाँ पर क्या है ऐसे रस्सी बंधी हुई है ऐसे। मैं इसको अभी पूरी तरीके से शो नहीं कर रहा क्योंकि मैं मेन डायग्राम ही बनाऊंगा। आप ऐसे रस्सी बंधी हुई है, एक पक्षी आता है जो यहाँ बीच में बैठ जाता है, जो ही बैठता है तो वो रस्सी ऐसे खिंच जाती है, ऐसे खिंच जाती है। अरे पहले डी भी पड़ी थी, जो ही पक्षी बैठा रस्सी खिंच गई, और यहाँ पर क्या बैठ गया बेटा, यहाँ पर जो है वो पक्षी जो है वो बैठ गया ना, इस तरीके से यहाँ पे पक्षी बैठ गया। ठीक है, अब समझो मेरी बात को ध्यान से। ये बोल रहा है कि ये एंगल थीटा है और ये भी क्या है थीटा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो रस्सी है ना वो सिंगल रस्सी है, एक ही तो रस्सी है बेटा, और ये बोल रहा है कि पूरी रस्सी में आप टेंशन सेम मानो, तो आप टी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। टी की वैल्यू बहुत आसान। एक बात बताओ बेटा, ये सिस्टम किस में आ गया, तो बोलोगे सर रेस्ट में आ गया। बैठने के बाद तो रेस्ट में आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास आप मान लो m, पक्षी का मास कितना मान लो m, तो प्यारे बच्चों यहाँ नीचे क्या लग जाएगा mg। क्या करे तो बोला कि यार मैंने ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो, mg हो गया। फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, बोल दो यार। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों इधर क्या लग जाएगा, बोलो t, और इधर भी क्या लग जाएगा t। बताओ क्या गलत बोल दिया क्या यार मैंने, बोलो ना यार बेटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार समझ में आ रही है क्या, पक्का समझ में आ रही है, कोई समस्या नहीं है। अब समझो सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, पूछो क्यों, सरफेस नहीं है। अरे सरफेस नहीं है तो अब थ्रस्ट फोर्स दे नहीं रखा, स्यूडो की बात नहीं है। पूरे 6 या 7 फोर्स को हम देखते हुए एक बार रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हुआ ये है कि सर देखो 3 फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg नीचे लग रहा है, एक t इधर लग रहा है और एक t इधर लग रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा, बोलो ना यार। अब बताओ मेरे को इसको बैलेंस कैसे करूं, वही बात, t के क्या करने पड़ेंगे कंपोनेंट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। बोलो ना यार बेटा। तो बताओ अगर मैं ये बना लूँ तो बताओ ये एंगल कितना है मेरे पास थीटा। इसी प्रकार से ये एंगल थीटा है तो आपको बताइए ये कितना हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल जेड शेप। अरे यार बोलो ना यार। अब बताओ इस टी के कंपोनेंट करो आप, तो ये थीटा है तो बताओ टी के कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कोस थीटा, और इसके इधर कितना हो जाएगा टी साइन थीटा।
बताओ ना यार बेटा। इसी प्रकार से टी के क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। बताओ कोई परेशानी है क्या बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब तो अब एक काम करो, ये ऐड हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2t साइन थीटा विल बी इक्वल टू, बता दो यार, 2t साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अरे बच्चे ये दो ही तो एक बार बताओ यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, बोलो बेटा, mg अपॉन 2 साइन थीटा, ये t की वैल्यू आ गई। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट वाली बात नहीं। बोलो ना यार बेटा, कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है, ओके डन मान लिया जाए। अब एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 30 है ना, वो आप करना, कुछ इन्हीं टाइप का है, मतलब वही एक रस्सी है, माँ से टीच कर रखा है। तो 30 जो है ना, वो किसको करना है बेटा, आपको करना है। इसके बाद देखो बेटा, 31 भी आपको करना है, 32 भी आपको करना है। कौन कौन सा दे रहा हूँ मैं होमवर्क में, 30, 31 और 32, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार पढ़ना देखना। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, एग्जाम्पल 33। बताओ कौन सा देख रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल 33 + 3। अब देखना है एग्जाम्पल 33 को। एग्जाम्पल 33 में ये भाई साहब हमें ये बोल रखे हैं कि हमारे पास में एक चेन है। बोलो क्या है बेटा, एक चेन है जिसकी लेंथ है ना कैपिटल L है, और एक मेज पे रखी हुई है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको देखो समझते हैं। डेटा वाइज क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम में डेटा वाइज क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी आ सकता है जैसा इसके अंदर है, कोई समस्या नहीं है। इसके अंदर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, एक हमारे को ये टेबल दे दी। बताओ क्या दे दी बेटा, ये टेबल दे दी, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि हमारे पास में एक चेन है, वो हमसे पूछ रहा है कि हम इस चेन को कैसे रखें इस टेबल पे ताकि वो नीचे गिरे नहीं। मतलब इसको यूं भी बोल दो कि हम चेन का कितना पार्ट मैक्सिमम नीचे लटका सकते हैं। और जैसे मान लो टेबल है ना बेटा, अब यहाँ मैं चेन रख रहा हूँ, अब उसको नीचे लटकाते जा रहा हूँ। अब आपको पता है एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यहाँ का भार क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और वो स्लिप होकर कहाँ गिर जाएगी, नीचे। तो ये पूछ रहा है अधिकतम आप कितनी लटका सकते हो ताकि वो नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। मतलब वो ये कह रहा है कि ये वाली चेन हो गई, देखो ये लो, है ना, ये देखो, ये इस तरीके से, समझो ना यार बेटा, ये लो इस तरीके से। अब ये बोल रहा है कि ये वाली लेंथ कितनी रखे हम, मैक्सिमम कितनी रखें ताकि ये नीचे ना गिरे। बोल दो यार बेटा। अब ऐसे तो कैसे बता दें, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मान लेंगे कि ये वाली लेंथ है ना, आप x रख लो, कितनी रख लो, x। तो हम बोल देंगे ये वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी L - x, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ दे रखी है L। बोल दो ना यार भाई, इसकी टोटल लेंथ क्या है बेटा, तो ये टोटल जो लेंथ है ना इसकी, वो कितनी है, L है टोटल लेंथ। हमने बोल दिया कि आप है ना इसको x लटका लो, कितनी लटका लो, x। तो हमने बोल दिया कि इधर क्या रह जाएगा, L - x रह जाएगा। क्या रह जाएगा, L - x रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक बात बताओ, इसको ये किस में है अभी, रेस्ट में। बताओ किस में, रेस्ट में कब होगी, सारे फोर्स क्या कर दो, बैलेंस कर दो। बोलो ना यार, सारे फोर्स क्या कर दो, बैलेंस कर दो। थोड़ा आप समझना, यहाँ फोर्स को बैलेंस करना। ऑल फोर्स रिप्रेजेंट करो, क्या रिप्रेजेंट करो, ऑल फोर्स। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो टुकड़ा है ना, इसका जो मास है ना वो m1 है। बोलो क्या है, m1। और ये टुकड़ा है, इसका जो मास है ना वो m2 है। बोलो यार बेटा, यार तुम देखो ना एक बार समझो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जेई लाइक क्वेश्चन है बेटा। इसका जो मास है ना वो कितना है बेटा, m1 है, और इसका मास कितना है बेटा, m2 है। ये हमने माना है, ये हमने माना है। क्या नहीं आए बात समझ बेटा, इसका मास क्या है, m1, और इसका मास कितना है, m2। ये लेंथ कितनी हो गई, x, ये लेंथ कितनी हो गई, L - x, ठीक है। बोल दो यार, नहीं आई बात समझ, अरे बोलो ना यार। अब एक बात बताओ मेरे को, पूछो क्या, कि इसका टोटल जो मास है ना, टोटल मास मान लो कैपिटल M है। टोटल मास कितना है, कैपिटल M। बताओ ना यार बेटा। तो यूनिट लेंथ का मास हमेशा निकाल लेना आप। यूनिट मास क्या हो जाएगा, यूनिट मास हो जाएगा m/l, यूनिटरी मेथड से, कि l लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा m/l, तो x लेंथ का क्या हो जाएगा m/l x।
मतलब यूनिट जो मास आए ना बेटा आपके पास में, क्या है, पर यूनिट मास आ जाए, ठीक है ना, पर यूनिट मास आ जाए आपके पास में, तो आप क्या करो, पर यूनिट मास को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे उतनी लेंथ का आपको मास मिल जाएगा। वापस बोलो क्या बोला मैंने, अरे यार यूनिटरी मेथड लगाओ कि एल लेंथ का मास कितना है, कैपिटल एम, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, कैपिटल एम बाई एल, एक्स लेंथ का कितना होगा, एम बाई एल एक्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। यानी कि प्यारे बच्चों मेरा कहने का मतलब यह है, आप समझना कि हम यहाँ पर मास निकालना सीख रहे हैं, तो आप यूनिट लेंथ का मास निकाल लो। अब आप जितनी भी लेंथ का मास निकालना चाहते हो उस लेंथ को यूनिट लेंथ के मास से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जितनी भी लेंथ का मास निकालना चाहते हो। अब बताओ m1 की वैल्यू बताओ, आप देखो m1 कितना होगा, m बाई एल, बताओ x, वेरी गुड, करेक्ट है। अरे ये यूनिट लेंथ का मास हो गया। अब जितनी लेंथ का मास निकालना चाहते हो उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कोई बताओ m2 की वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड, m बाई एल, शाबाश, l माइनस एक्स। बताओ समझ में आ गया है क्या, पक्का समझ में आ गया बेटा। यानी कि एक बात बताओ, ये कैपिटल M दे रखा है और स्मॉल कैपिटल L भी दे रखा है, बोलो ना यार। अब बताओ m1 m2 का पता कर लिया, बस अब कुछ ही नहीं करना। अब ऑल फोर्स क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो और उनको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। अब बताओ इसके अंदर फोर्स क्या क्या लगेगा, इसके अंदर सर देखो, इसका एक तो m1J नीचे लगेगा, बोल दो ना यार, ये बात समझ, बता दो ना। बस सर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, यहाँ तो नहीं लग रहा ना, ये तो लटकी हुई है, सरफेस है ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा, अब थ्रस्ट वगैरह नहीं लग रहा, टेंशन लगेगी, क्योंकि टेंशन रोड हो या चेन हो, वायर हो, स्ट्रॉन्ग क्या रहे, स्ट्रिंग हो, बताओ क्या लगेगी बेटा, टेंशन लगेगी। तो बताओ टेंशन कैसे लगेगी, अवे फ्रॉम, बोलो कैसे, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब हमारे लिए तो ये यहाँ तक का ऑब्जेक्ट है, तो ये टेंशन हो गई अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अरे यार क्या बात करते हो यार, अरे ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ तक है ना, यही समझ, पक्का। और वैसे एक बात बताऊं, ये सारा कैलकुलेट करते हैं हम सेंटर ऑफ मास से। कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये हालांकि हम बाद में और चर्चा करेंगे, अभी तो मैं सिंपल वे में सिखाता हूँ। बाकी हम इसको मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे, हाँ सर ने ऐसा बोला था। कहाँ से हम देखेंगे इसको, सेंटर ऑफ मास से देखेंगे। प्यारे बच्चों कहाँ से देखेंगे, सेंटर ऑफ मास। बताओ समझ में आ गई क्या, बताओ ना यार। सर अब इधर बताओ, देखो प्यारे बच्चों, इसका नीचे m2G तो लगना ही लगना है, बोल दो यार। देखो सर इसका ऊपर n लगना ही लगना है, अरे यार नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फ्रिक्शन दे रखा है, बोल रखा है ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, म्यू। अब बताओ एक बात बताओ, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, सर पता नहीं है, सर ऊपर लग रहा है, नहीं अरे यार ये तो नॉर्मल रिएक्शन है और ये m2G है, इसका फोर्स लग रहा है इधर। पूछो क्यों, अरे ये वाला जो वजन है ना वो इसको नीचे खींच रहा है, तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, इधर। बोलो ना यार, मान लो इसको ज़्यादा लटका देंगे तो ये मूव किधर करेगा, इधर ही तो करेगा, तो अप्लाइड फोर्स एक तरह से किधर हो गया, इधर। थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। बताओ वो क्या हो जाएगा, म्यू एन। अरे बोल दो ना यार, क्योंकि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दे रखा है, म्यू। मैंने बोला था ये एक तरह से अप्लाइड फोर्स इधर हो गया, तो अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। और मोशन भी होगा तो इधर होगा ना, तभी तो इधर लगेगा। चलो ठीक है सर, देखो एन लग गया सर, ये लग गया, फ्रिक्शन लग गया सर, नॉर्मल रिएक्शन आपने लगा दिया, अब थ्रस्ट सर लग नहीं रहा, टेंशन यस लगेगी। बोलो ना यार। अब बताओ ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है ना, तो बताओ यहाँ ऐसे लगेगी ना, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो बताओ टेंशन ऐसे लगेगी नहीं लगेगी। अरे यार इतना मैंने इसमें वो कर रहा हूँ, समझ में आ रही है ना, पॉइंट टू पॉइंट। बोलो ना यार बेटा। अब अगर हम बात करें यहाँ की, तो m2G तो लग रहा है नीचे, बोल दो यार। और इधर क्या लग रहा है, T, इधर क्या लग रहा है, म्यू एन, और इधर क्या लग रहा है, एन। बताओ बात समझ आ गई क्या, मुझे ये बताओ। पूछा क्या है, x, पूछा क्या है भाई, कितना लटकाए हम इसको, x पूछा है। एक बार बताओ m2G की वैल्यू भी रख देना, m2 की कितनी है, m बाई एल। बोलो ना यार बेटा, l माइनस एक्स और ये g। अब मुझे बताओ क्या इस डायग्राम में x आ गया क्या, तो हम इस डायग्राम को सोल्व कर लेंगे तो x अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि हमें m पता है, l पता है,
जी पता है, म्यू दे रखा है, अरे बोलो ना यार, और एन तोड़ जाएगा ना क्योंकि ये बैलेंस हो जाएगा, तो अरे बोलो ना यार बेटा। एक टी को और पता करना पड़ेगा, किसको पता करना पड़ेगा? टी को, और टी के लिए ये इक्वेशन बनाएंगे। अरे दो है ना हमारे पास में, बताओ ना यार बेटा। यानी कि यहाँ पर आपके पास में अननोन दो गए, वो पूछ भी दो सकता है। दो अननोन क्या हो गए? एक तो x और एक क्या हो गया? t। तो बताओ इक्वेशन कितनी चाहिए आपको? दो। कितनी चाहिए? दो। अब सुनो, दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसकी इक्वेशन में बताओ नीचे क्या हो जाएगा? m1 की वैल्यू क्या थी बेटा? m/l x, और इधर क्या हो गया? t। अब बताओ ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल। यार समझ में आ रहा है या मैं ही चिल्ला रहा हूँ केवल? प्यारा, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, और स्टेप टू स्टेप है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ थ्योरी है। अब आप ये समझो, हाँ बेटा, हाँ जी भी आएगा ना। देखो ये तो मास हो गया, और इधर क्या आ जाएगा बेटा? जी। अब तुम कुछ समझो, एक इक्वेशन तो ये वाली बन जाएगी, एक ये वाली बन जाएगी, एक ये वाली बन जाएगी। बताओ इक्वेशन कितनी हो गई? 3, जबकि वेरिएबल कितना है? 2। तो हमारा तो 2 इक्वेशन से काम चल सकता है। लेकिन समस्या यहाँ है, इसकी तो बन गई, इसमें x और t दोनों अननोन है। अब ये इक्वेशन बनाता हूँ तो इसमें n फिर अननोन आ गया, तो n को यहाँ से रख दूंगा, तो n का यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, जैसे कि मैं इसको क्या लिखूंगा? म्यू n इक्वल टू टी। अब मुझे तो इक्वेशन किस में चाहिए? t और x में। t तो सही है, लेकिन n यहाँ हमारे लिए सही नहीं है, तो n को हटाओ, तो बोलो क्या हो जाएगा? म्यू n की जगह क्या लिख दूंगा? m/l, और इधर क्या हो जाएगा? l - x, और ये क्या हो जाएगा? g, और ये t। अब बताओ ये इक्वेशन किस में हो गई? t और x में। और बताओ ये इक्वेशन इधर किस में हो गई? t इक्वल टू, बोलो बेटा, m/l x g। बताओ ये इक्वेशन किस में हो गई? t और x में। ये इक्वेशन किस में हो गई? t और x में। यार समझ में आ रहा है कि यार मैं ही चिल्ला रहा हूँ? आ रहे हैं क्या? अच्छा क्वेश्चन है देखो यार बेटा, ना अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप ये समझो, अच्छे क्वेश्चन करने में मज़ा भी आता है, क्वालिटी वाले क्वेश्चन करने में दिमाग में बढ़ोतरी होती है ना थोड़ा थोड़ा। बाकी इतने कठिन क्वेश्चन जो है नेट में तो नहीं आएंगे, जेई में आ सकते हैं, है ना बेटा। तो थोड़ा सा ये देखना एक बार, है ना। चलो, लेकिन दिमाग में तो बढ़ोतरी हुई ना कम से कम, ये तो है। अब हम क्या करें? टी की वैल्यू इधर से इधर, हमें किसकी निकालनी है? फिलहाल तो एक्स की निकालनी है, बोलो ना यार। तो टी की वैल्यू इधर से इधर रख दो, तो बताओ क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, म्यू m/l, है ना, और इधर क्या है बेटा? l - x, और ये क्या है? g, है ना। और इधर t की वैल्यू रखो, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? m/l x, और ये g। आपको मजा आ रहा होगा किस बात का? बोलो, m/l से m/l की कहानी खत्म, और g से g की कहानी खत्म। आ गया सर x? रुको, अभी इधर भी x। तो बताओ ना प्यारे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू l माइनस म्यू x, और इक्वल टू x। बोल दो यार। देखो ये क्या हो जाएगा? म्यू l इक्वल टू x प्लस म्यू x। तो म्यू l इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा बेटा? म्यू। बताओ ना यार। तो यहाँ से प्यारे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई? म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, और इधर क्या आ गया बेटा? l। ये देखो यार कितना प्यारा फॉर्मूला है, कितना प्यारा फॉर्मूला है। अब आप ऐसे क्वेश्चन कई बार बच्चे ना फॉर्मूला भी रट लेते हैं, लेकिन मैं बार बार यही कंसल्ट करूंगा कितने फॉर्मूले याद कर लोगे आप, ये भी बता दो, है ना बेटा। तो आप मेथड पे जाओ, आराम से निकल जाएगा। देखो आंसर कितना अच्छा निकला है इसका, ना बेटा। बताओ समझ में आ गया? ओवरऑल क्लियर है? डन है? कॉपी करो बेटा।